और हम सेम बुक फॉलो कर रहे थे विच इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स बाय आर.सी. हिबलर. लास्ट वीक वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल ट्रसेस कि ट्रस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह आप ये ट्रस जो है वो बनाते हैं, डिजाइन जब आप ट्रस को करते हैं तो क्या assumptions जो है वो आप यूज करते हैं. इनमें से पहली assumption क्या थी कि यू ऑलवेज टेक द लोड एक्टिंग ऑन द ट्रस कि वो तमाम के तमाम लोड जो है दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन द जॉइंट्स ओनली रादर देन एट एनी अदर पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर मेंबर. तो जब भी आप किसी ट्रस मेंबर की बात करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि उस ट्रस मेंबर पे जो भी लोड आ रहा है वो जॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहा है. सेकंड assumption आप क्या लेते हैं डिजाइन करते हुए कि जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे जो जो मेंबर्स लग रहे हैं दे आर बेसिकली मीटिंग एट वन पॉइंट. इन अदर वर्ड्स जो फोर्सेज इन मेंबर्स में डेवलप हो रही हैं ऑल दोस फोर्सेज आर गोइंग टू बी कंकरेंट एट दैट जॉइंट. उसकी वजह क्या है कि आप assumption लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की, तो आप हर जॉइंट को एज अ पार्टिकल लेके जो है वो मॉडल कर रहे होते हैं. और जब आप पार्टिकल लेके मॉडल कर रहे होते हैं तो जरूरी है कि तमाम जो फोर्सेज हैं वो उस पार्टिकल का जो पॉइंट है एज अ पॉइंट मैस उसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेट हो रही हूँ, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट से पास नहीं कर रही होंगी, कंकरेंट नहीं होंगी, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोमेंट और फिर वो आपका जॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. देयरफॉर व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग एनी ट्रस आपने ये दोनों assumptions जो है वो फॉलो करनी है. उसके बाद फिर हमने कहा था कि there are two different methods for performing the analysis of any truss structure. The first one was the method of joints, which we started last week, and the second one is the method of section, जो कि most likely हम आज किसी वक्त जो है वो शुरू करेंगे. Method of joint जो है it is totally based on the assumption कि आपके पास जो प्रिंसिपल था, it is totally based on the principle of equilibrium of a particle. So equilibrium of a particle जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है. ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रस जो है वो इक्विलिब्रियम में, तो इट मींस कि उसका हर जॉइंट भी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. इट मींस कि आप जब भी किसी जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पे जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो. सो यू कैन अप्लाई दोस इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इक्वेशन समेशन fx एज वेल एज समेशन fy टू बी इक्वल टू जीरो. और हर जॉइंट पे आप ये इक्वेशंस अप्लाई करते चले जाएंगे और आपको उस जॉइंट के ऊपर जो जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं उनकी फोर्सेज जो है वो मिलती चली जाएंगी. इसमें जब आप मेथड ऑफ जॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसके ऊपर जो कि आपके पास देखें दो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की. सो इट मींस कि मैक्सिमम टू अननोन्स के लिए आप किसी भी जॉइंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसपे आपके पास एक नोन लोड और मैक्सिमम दो अननोन लोड जो है वो मौजूद हो. इसी तरह आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाएंगे अंटिल द फोर्सेस इन ईच एंड एवरी जॉइंट इज बीइंग डिटरमिन्ड. साथ साथ आप जब फोर्सेस की assumption कर रहे हैं तो ऑल द अननोन फोर्सेस वर इनिशियली assumed टू बी इन टेंशन. इट मींस कि आपके जितने भी मेंबर्स जॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं वो तमाम के तमाम मेंबर्स जो है वो टेंशन में assume किए जाएंगे. दैट इज देयर फोर्सेस आर गोइंग टू बी ड्रॉन away from that joint. Once you apply the conditions of equilibrium, उसके बाद उन conditions को देखते हुए अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाता है तो आप अपनी assumption उस पर्टिकुलर मेंबर के हवाले से रिवर्स कर लेते हैं. तो इनिशियली आप यही फॉलो करते हैं कि तमाम मेंबर जो है वो टेंशन में हैं और एक एक करके आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाते हैं until and unless all the forces in all the members have been determined. तो ये हमारा वो मेथड ऑफ जॉइंट्स है जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी. नाउ इस मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर ही एक बल्कि मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर क्या मेथड ऑफ सेक्शन में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एक छोटा सा टॉपिक है सब टॉपिक विच इज जीरो फोर्स मेंबर. आज हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हैं शुरू में और फिर जो है वो हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस मेथड ऑफ जॉइंट और फिर आखिर में हम मेथड ऑफ सेक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन भी जो है वो देखेंगे. जिस तरह मेथड ऑफ जॉइंट टोटली बेस करता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर, इसी तरह जो मेथड ऑफ सेक्शन है फॉर द एनालिसिस ऑफ अ ट्रस ये मेथड टोटली बेस करता है ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन टू डायमेंशंस. सो आपने चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक पढ़ा था रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम टू डायमेंशंस पे, उसकी इक्वेशंस को हम यहाँ मेथड ऑफ सेक्शंस में अप्लाई कर रहे होंगे. बट इनिशियली लेट अस फोकस टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक टुडे व्हिच इज द जीरो फोर्स मेंबर. जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम थोड़ा सा इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. डेफिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रस एनालिसिस यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट स्पेशली इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड if we can first identify those members which support no loading. तो आप अगर किसी तरह ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास उस ट्रस में फलाना फलाना मेंबर जो है वो इस लोडिंग के साथ किसी किस्म का लोड बियर नहीं कर रहा, तो those particular members are termed as zero force members. So these zero force members are used to increase the stability of the truss during construction and to provide added support if the loading is changed. जीरो फोर्स मेंबर होते क्या हैं कि वो मेंबर्स ट्रस के जो किसी किस्म का लोड सपोर्ट नहीं कर रहे, इन अदर वर्ड्स उनके अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो जीरो होंगी, वो तमाम मेंबर जो है वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं. अब अगर वो जीरो फोर्स मेंबर हैं, कोई लोड सपोर्ट नहीं करे, फिर उनको लगाने का मकसद क्या है ट्रस में? बेसिकली वो मेंबर्स उस करंट लोडिंग के साथ
जीरो फोर्स मेंबर हैं, वो सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने लगाए हैं, ताकि इन केस जब आप लोडिंग चेंज करते हैं तो आपका ट्रस्ट जो है वो स्टेबल रहे। हो सकता है जब आप लोडिंग चेंज करें तो वो जीरो फोर्स मेंबर जो है वो भी लोड बियर करना शुरू कर दें, लेकिन फॉर द करंट लोडिंग अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि जीरो फोर्स डेवलप कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर मेंबर इज टर्म्ड एज अ जीरो फोर्स मेंबर। The zero force members of a trust can generally be found by inspection of each joint. So I hope के definition zero force member की clear है तमाम लोगों को। Yes sir. ठीक है। So quickly मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीरो फोर्स मेंबर ट्रस्ट के वो तमाम मेंबर्स जो करंट लोडिंग के साथ जीरो लोड बियर कर रहे हैं वो आपके जीरो फोर्स मेंबर्स कहलाते हैं। वजह क्या है फिर उनको लगाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं, अदरवाइज करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है। मे बी लोडिंग जब आप चेंज करेंगे तो फिर हो सकता है उन मेंबर में भी फोर्स डेवलप हो जाए और फिर आपको ट्रस्ट को स्टेबल करने के लिए उन मेंबर्स की जरूरत पड़े, लेकिन करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है बिकॉज उनमें फोर्सेज जो है वो जीरो डेवलप हो रही हैं। अब इन जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, इसने तो लिख दिया है बाय इंस्पेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे। आगे अगली दो स्लाइड में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीरो फोर्स मेंबर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, मे बी आपके पास ट्रस्ट में 10 मेंबर्स हैं, तो अगर आपने किसी तरह आइडेंटिफाई कर लिया कि उन 10 में से 5 या 6 मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हैं, तो उनको आप अपनी एनालिसिस से निकाल देंगे और बाकी 4 या 5 जो बचेंगे उनको जो है उनके हवाले से आप उनमें जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो डिटरमिन करेंगे। तो आपकी एनालिसिस जो है या आपका सोल्यूशन जो है वो बड़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप किसी तरह उन जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अब इनको आइडेंटिफाई करते किस तरह है, थोड़ा सा हम इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ट्रस which is shown to you on the top right corner of this slide. I hope this truss is visible to all of you. Yes sir. Okay, so let us first of all consider joint A of this truss, which is this particular joint. इसकी हम बात करें, ये जो joint A है, we are considering this joint for the analysis purpose. Now in order to draw the free body diagram of this joint, इस joint के ऊपर कितने members connected हैं? 2 sir. दो members connected हैं. One is this member AB. So once you are drawing the free body diagram of joint A, you are going to get FAB, and since it is an unknown force, we are going to assume it in tension. दूसरा member कौन सा है? It is member AF. So since this is also an unknown, मैं यानी इसमें फोर्स जो है वो अननोन है, so we are going to assume this force as tension force as well, और मैं इसको FAF के तौर पे जो है वो लिख लेता हूँ. So when I'm drawing the free body diagram of this joint A, I'm going to get this particular free body diagram. That is दो forces के ऊपर act कर रही हैं joint A के ऊपर. One is FAB, the other one is FAF. Now if you are using the conventional XY coordinate system, then what are the forces acting along x-axis from this free body diagram? FAB. FAB only? FAB. Is there any other force other than FAB? It means that when I apply summation fx equal to 0, then it would give me FAB to be equal to 0, isn't it? Yes sir. Okay. Now what are the forces which are acting along y-axis on joint A? FAF. FAF. So since there is no other force other than FAF acting along the y-axis, it means that FAF should also be equal to 0. In other words, for the current loading of this truss, the lengths AB and AF are basically zero force members because they are not supporting any load for this particular loading. यहाँ तक clear है हर एक को? कोई point जो आप discuss करना चाहें यहाँ तक? सर उस पॉइंट पे जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सब जीरो होंगी तब वो जीरो फोर्स मेंबर बनाएगा। देखिए अभी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम जनरल कंक्लूजन अभी डिराइव करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो हमने ये कहा कि हमें जॉइंट ए के ऊपर जो दो फोर्सेज आ रही थी वो दोनों के दोनों जीरो हैं। इट मींस कि ए बी भी जीरो फोर्स मेंबर है और ए एफ भी जीरो फोर्स मेंबर है। अब थोड़ा सा कंसिडर करें जॉइंट डी को, विच इज दिस पर्टिकुलर जॉइंट. सो आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट जॉइंट डी.
How many members are being connected at joint D? Can you identify them? Sir, 4. Sir, sir. दो member connected हैं. One is member DE, the other one is member DC. So if I now ask you to draw the free body diagram of joint D, आप करेंगे क्या कि joint D के ऊपर आपने free body diagram बनाने के लिए एक ये force शो की जिसको आपने FED कहा. Since it is an unknown force, so you have assumed this force to be as tensile force. The other unknown force which is acting on joint D is basically DC. So आपने इसको भी एज अ टेंसाइल फोर्स के तौर पे अज्यूम कर लिया और इसको आपने FDC के तौर पे जो है वो लिख लिया. Now in order to apply the conditions of equilibrium, we need to define the x and y axis. यहाँ हम conventional x y के बजाय let us suppose कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो मेंबर ED है इसके डायरेक्शन में अपनी x axis जो है वो डिफाइन कर रहे हैं. So I have defined the x axis to be in the direction of ED. Y axis जो है वो perpendicular to this ED आप डिफाइन करेंगे. So ये आपकी y axis हो जाएगी which is basically 90 degrees with respect to the x axis. यहाँ तक क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम? ये जो फ्री बॉडी डायग्राम ये बनी हुई है जी. इज द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जॉइंट डी की. Yes. ओके शुभ सर. जी पूछें. सर पहले कोई भी जॉइंट लेके कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक है कि पहले कहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है? नहीं, अभी सिर्फ हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं. एनालिसिस तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक में कंडीशन थी कि एक नोन लोड और दो अननोन लोड. लेकिन सबसे पहले हम अगर जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उन मेंबर्स को समझेंगे वो ट्रस्ट में लगे हुए ही नहीं है. जब उनको हटा देंगे तो हमारी ट्रस्ट ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसकी एनालिसिस हम ज्यादा बेहतर तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम सबको नजर आ रही है जो मैंने येलो से सर्कल की है? यस सर. Okay, now once I apply summation Fy equal to 0, what are the forces which are acting along the y-axis on joint D? सर FDC. FDC का एक कंपोनेंट आएगा ना? यस कंपोनेंट है. कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट होगा FDC sin थीटा से. ठीक है, so FDC sin theta should be equal to 0, isn't it? यस सर. अच्छा, अब इसमें या तो इस इक्वेशन को 0 बनाने के लिए FDC 0 होगा या फिर sin थीटा 0 होगा, ऐसे ही है. यस सर. यस सर. sin थीटा 0 कब होता है? सर जीरो जीरो पे जीरो. जब थीटा 0 हो. तो क्या थीटा यहाँ 0 है? नो सर. नहीं सर. इट मींस कि साइन थीटा तो 0 हो नहीं सका. इट मींस कि आपकी इस इक्वेशन को सही या ट्रू करने के लिए जरूरी है कि FDC जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट? सर वैसे FED कंपोनेंट नहीं बनाएगा? देखिए, आप एक्सेस देखें ना, कौन सी एक्सेस कंसीडर कर रहे हैं. एक्स एक्सेस आपके FDE है, यानी ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है. तो हम तो इस टाइम पे समेशन FY लिख रहे हैं ना. तो अगर कोई फोर्स x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो y इक्वेशन में तो नहीं आएगी ना. इज इट क्लियर? जी सर. अच्छा, नाउ कमिंग टू समेशन FX इक्वेशन. x डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जॉइंट D के ऊपर? वन इज FDE और दूसरी क्या है? सर FDC cos थीटा. FDC cos थीटा. ठीक है. यस सर. अब लेकिन चूंकि हम इससे पहले समेशन FY जब लगाया तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि FDC तो 0 के बराबर है. तो इट मींस कि ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इजंट इट? यस सर. अगर ये टर्म 0 हो गई इट मींस कि आपके पास FD भी जो है वो 0 होगा, ऐसे ही है. यस सर. इट मींस कि आपके पास ये जो DC और DE
ये दोनों भी जीरो फोर्स मेंबर्स हैं फॉर द करंट लोडिंग। अब जरा थोड़ा सा हम जनरल बात करते हैं। सो फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशन, जो हमने दो ज्वाइंट्स कंसीडर किए हैं, वी कैन क्लियरली कंक्लूड दैट इफ ओनली टू मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस्ट ज्वाइंट, यानी अगर आपके पास ट्रस्ट ज्वाइंट जो है वो सिर्फ दो मेंबर से मिलके बन रहे एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड or any other support reaction being applied at that particular joint, then those two members are going to be zero force members. So अगर किसी ट्रस्ट जॉइंट पे सिर्फ दो मेंबर्स लग रहे हैं, बेशक वो 90 डिग्रीज पे लग रहे हैं या बेशक वो किसी भी एंगल पे लग रहे हैं, आपके पास उस जॉइंट पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड या कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं आ रहा, तो देन बोथ दोज मेंबर्स आर गोइंग टू बी जीरो फोर्स मेंबर। तो आप बाय इंस्पेक्शन उनकी फोर्सेस को जीरो फोर्स कंसीडर करके उनको अपनी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपका जो सारे के सारा ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, सारी की सारी लोडिंग जो ट्रस्ट की है, वो सिर्फ और सिर्फ इन पांच मेंबर्स के ऊपर आएगी, विच इज एफ ई सी ई बी सी बी एंड बी एफ। ये पांच मेंबर्स एक तरह से इस लोड पी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो दो मेंबर्स आपके, सॉरी, बाकी जो चार मेंबर्स आपके लगे थे, ये वाले दो मेंबर्स और ये वाले दो मेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगे थे कि इन केस कहीं लोडिंग चेंज हो तो फिर इन मेंबर्स में फोर्स डेवलप होगी। लेकिन करंट लोडिंग के लिए all these four members, that is AB, AF, ED and DC, are going to be zero force members. यहां तक पॉइंट क्लियर है हर एक को? यस। अच्छा, चलें थोड़ा सा मजीद अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से। नाउ लेट अस कंसीडर another trust structure which is being shown to you on the top right corner of this slide. I hope कि ये दूसरी ट्रस्ट हर एक को विजिबल है। यस सर। Okay, now in this trust, let us again, पहले हम थोड़ा सा जनरल टर्म में बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा स्पेसिफिक ज्वाइंट के हवाले से बात करते हैं, फिर हम अपनी चीज को जनरलाइज कर लेंगे। So starting with joint D now, how many members are connected at joint D? Three members. So once I draw the free body diagram of joint D, I'm going to get a force which is FDE, क्योंकि ये तमाम unknown forces हैं, so I'm going to assume all these forces to be in tension. The other one is FDC and the third one is FDA, और आपके पास जो है वो 90 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। The axis which I'm going to define here are ये वाली एक्सिस में x एक्सिस के तौर पे डिफाइन कर लेता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर मेरे पास ये एक्सिस जो है वो y एक्सिस आ जाएंगी। Okay, now writing summation fx equal to 0, what are the forces which are acting along x direction? Sir, FDA. FDA. So it means that FDA is going to be equal to 0, isn't it? Yes, sir. Okay, applying summation fy equal to 0 on joint D would give me FDC should be equal to FDE. Okay, now once you have completed the analysis of this joint, let us now consider joint C. Joint C की अगर मैं बात करूं तो joint C पे कितने members connected हैं? 3. 3 members connected हैं. So if I'm drawing the free body diagram of joint C, I'm going to get FCD, which is going to act in this direction, FCB, which is going to act in this particular direction, and this is going to be FCA, जिसको मैंने यहाँ identify करके लिख लिया है. Okay, now again I'm going to define the x-axis as this axis, y-axis जो है वो मैं define कर लेता हूँ in line with DC and CB. So once I am writing summation fx equal to 0, हमें summation fx equal to 0 में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट मिलना चाहिए? सर FCA sin थीटा। तो FCA sin थीटा मुझे मिल गया। अगेन sin थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 0 के बराबर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ थीटा 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास FCA जो है वो 0 के बराबर हो, isn't it? यस सर। और समेशन FY जब आप लगाएंगे तो आपके पास FCB और FCD जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। इट मींस कि अगर हम इसको कंक्लूड करें फ्रॉम दिस टू फ्री बॉडी डायग्राम्स, इट इज क्लियर दैट इफ 3 मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस्ट जॉइंट, अगर 3 मेंबर्स से मिलकर कोई ट्रस्ट जॉइंट बना है फॉर विच
2 of the members are collinear. पहले केस में ये 2 मेंबर्स कोलिनियर थे, दूसरे केस में ये 2 मेंबर जो है वो कोलिनियर है। तो जब भी कोई जॉइंट 3 मेंबर्स से मिलके बना होगा जिनमें से 2 कोलिनियर होंगे, तो देन द थर्ड मेंबर इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट। सो हमने 2 चीजें देखी हैं यहाँ। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर आपके पास किसी ज्वाइंट के ऊपर सिर्फ 2 मेंबर्स लगे हुए हैं और किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन ज्वाइंट पे एक्ट नहीं कर रहा, तो इट मींस कि वो दोनों मेंबर्स जीरो फोर्स मेंबर होंगे। और अगर किसी ज्वाइंट पे आपके पास 3 मेंबर्स लगे हुए हैं और उनमें से 2 कोलिनियर हैं, तो तीसरा वाला मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होगा, बशर्त ये कि उस ज्वाइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन जो है वो एक्ट ना कर रहा हो। सो अगर इसमें DA जीरो फोर्स मेंबर हो गया, CA जीरो फोर्स मेंबर हो गया, तो उनको मैं अपनी एनालिसिस से निकाल दूंगा और ओवरऑल ये जो ट्रस का लोड है वो सारे के सारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बियर कर रहा होगा, जो कि आपको यहाँ लास्ट फिगर में शो किया गया है। सो आई होप के नाउ यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई the zero force members of any truss structure. Yes sir. So अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रस्ट दी जाए, सबसे पहले तो आप जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके उसको अपनी सोल्यूशन से निकाल दें और उसको डायरेक्टली जीरो लिख लें। बाकी जो मेंबर्स बचे हैं उनके दरमियान जो है वो आप फोर्सेस डिटरमिन करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर सिर्फ एक ही चीज समझिए, ये जो हम सिग्मा fx लिया था, यहाँ CA के साथ sin थीटा क्यों आया सर? देखिए, आप एक्स एक्सिस कंसीडर कौन सी कर रहे हैं? दिस इज योर एक्स एक्सिस। यस सर। तो CA का कौन सा कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा? थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें ना। ये आप CA के जो 2 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे ही है। यस सर। तो एंगल किसके साथ गिवन है? ये सर y कंपोनेंट के साथ। y, तो ये आपके पास FCA cos थीटा हो जाएगा और ये आपके पास FCA sin थीटा हो जाएगा, isn't it? यस सर, राइट। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। जब भी आप मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनल XY एक्सिस ही आप यूज करें, आप किसी भी अनकन्वेंशनल फॉर्म में XY एक्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि x और y के दरमियान आपस का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये ना हो कि आप x एक्सिस CA के अलोंग ले लें, y एक्सिस CD के अलोंग ले लें, नहीं, वो आपके पास एंगल जो है वो 90 होना मस्ट है x और y के दरमियान। लेकिन उसकी ओरिएंटेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल ही XY यूज करें, आप किसी भी ओरिएंटेशन में इस XY को ओरिएंट कर सकते हैं, बशर्त ये कि x और y का आपस का एंगल 90 डिग्री मेंटेन रहे। ठीक है? यस सर, राइट। चलें, अब थोड़ा सा आपकी इसी नॉलेज को हम चेक करते हैं इन एग्जांपल 6-4, जिसमें कहा यह गया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स we need to determine all the zero force members of the Fink roof truss shown and assume all joints are pin connected। यानी ये तमाम joints जो है वो concurrent हैं, pin connected हैं, हम इनको assume करेंगे। हमें इसमें कोई further analysis नहीं करना, we only need to identify the zero force members of this roof truss। ठीक है? So सबसे पहले हम किस joint से अपनी inspection को start करें और zero force member को identify कर सकते हैं? सी से सर। सर डी, पॉइंट डी। सी पे कितने मेंबर्स लगे हुए हैं? 5 मेंबर्स नजर आ रहे हैं। तो हमने तो जो कंडीशंस पढ़ी हैं वो या 2 मेंबर्स की है या 3 मेंबर्स की है, 5 की तो कोई कंडीशन नहीं है। पॉइंट ए रह सकते हैं सर अभी हमने जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करना है ना, वो दूसरा तो नहीं करना ना। नहीं, हमने सर फिर पॉइंट डी पे सर डी भी यूज कर सकते हैं सर, डी पे। चलिए कोई एक इसमें से उठा लेते हैं। सपोज आपने पॉइंट डी कहा, अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो पॉइंट डी के ऊपर 3 मेंबर्स लगे हुए हैं, इनमें से 2 कोलिनियर हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि 3 मेंबर्स लगे हों, 2 कोलिनियर हों, तो तीसरा मेंबर क्या होता है? सर जीरो फोर्स मेंबर। इट मींस कि मेरे पास जो DF है, it is going to be a zero force member as per our discussion of the previous slide। यहां तक क्लियर है रेक को?
व्हाट अबाउट पॉइंट जी? सर यहाँ पे 2 कोल ही नहीं रहे और 1 0 है सर। तो यहाँ पे GC इसको FGC FGC 0 हो जाएगा। सो इट मींस कि ये क्या होगा? It is also going to be a zero force member, isn't it? यस सर। तो दो मेंबर्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो जीरो फोर्स मेंबर है. वन इज डीएफ, द अदर वन इज सीजी. एनी अदर मेंबर जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकें जीरो फोर्स मेंबर के तौर पे? सर हम ए और ई को नहीं ले सकते, हम सपोर्ट लगेंगे। दोबारा रिपीट. जी कोई और मेंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीरो फोर्स मेंबर? सर बीएच हो सकता है। देखें बीएच के लिए आप पहले ये बताएं कि किस जॉइंट को कंसिडर करेंगे, बी को या एच को? सर बी को। देखें अगर बी को करेंगे तो बी पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, isn't it? यस सर। तो वो कंडीशन क्या कहती है? दोनों सूरतों में जो हमने 2 जॉइंट या 3 जॉइंट की बात की थी, दोनों सूरतों में था कि कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन उस जॉइंट के ऊपर एक्ट ना करते हो. तो बी से तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बी पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है 2 किलो न्यूटन का. ओके सर। एनी अदर जॉइंट और एनी अदर लिंक व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ जीरो फोर्स मेंबर? सर FC? बिल्कुल ठीक है. सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर जॉइंट एफ पे देखें डीएफ तो निकल गया, वो जीरो फोर्स मेंबर है. इट मींस कि अब आपके पास 3 मेंबर्स जॉइंट एफ पे ज्वाइन हो रहे हैं. वन इज जीएफ, द अदर वन इज एफई, द थर्ड वन इज एफसी. जीएफ और एफई को लीनियर हैं. इट मींस कि आपके पास ये वाला जो मेंबर है व्हिच इज एफसीएफ, इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इन 3 के अलावा क्या मजीद कोई ऐसा मेंबर भी है जो कि जीरो फोर्स मेंबर हो? सर एच हो सकता है ना? देखें एच कैसे होगा? एच पे 4 लिंक्स लग रहे हैं, तो 4 लिंक्स वाली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. या 2 वाली है या 3 वाली है. ठीक है सर, ठीक है वो ठीक है. It means that in this particular trust we have 3 zero force members, GC, DF and FC. It means कि जब मैं उनको हटा दूंगा तो आपकी बाकी ये जो ट्रस्ट बची है ये पूरे के पूरा लोड जो है वो बियर कर रही है. और आप अगर अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड करेंगे. यहाँ तो मैंने इक्वेशन अप्लाई करके सेटिस्फाई किए हैं इन चीजों को. आप जब एक्चुअल प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है इन इक्वेशन को लिखने की. डायरेक्ट इंस्पेक्शन से आप लिख दें कि ये मेंबर्स जो है वो जीरो फोर्स मेंबर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए. लेकिन इंस्पेक्शन से जब आप लिखें, ये तो मैथमेटिक्स के साथ इसको प्रूव भी किया जा रहा है, इंस्पेक्शन के साथ लिखें अगर आप तो काइंडली वो थोड़ा सा सही लिखें. 2-3 दफा सोच लें कि क्या आप जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो गलत तो नहीं अप्लाई कर रहे जीरो फोर्स मेंबर्स के लिए. ठीक है. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 6-4? ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड. हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर लें अब. चलें. सो दिस इज द स्लाइड जो कि आपके लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है. जिस तरह शुरू में मैंने कहा था, एग्जाम्पल्स तो ऑलमोस्ट हमने सारी सॉल्व कर ली हैं. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ हम आज की क्लास में करेंगे, मे बी 1, 2 या 3, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज अ असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आज दे दी जाएंगी, जो कि मोस्ट लाइकली संडे या मंडे को आपने सबमिट करवानी होंगी. और इसी टॉपिक में से आपका क्विज नंबर 2 भी नेक्स्ट वेडनेसडे को 4:30 PM पे LMS पे कंडक्ट किया जाएगा. तो थोड़ा सा गौर से इन तमाम प्रॉब्लम जो अभी हम एक्सरसाइज के करें उनको देखें, क्योंकि आपने असाइनमेंट में भी इसको सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी और आपका क्विज भी इसी टॉपिक से कंडक्ट होगा नेक्स्ट वेडनेसडे. सो स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 6-2 in which balcony is being supported by the truss structure as shown to you. So the truss used to support a balcony is subjected to the loading shown. Approximate each joint as a pin joint, कि हम हर joint को as a pin joint consider करें. And we need to determine the force developed in each member of this truss. Moreover, we also need to indicate which members are in tension and which members are in compression. The loading is given to us as P1 to be equal to 600 pound and P2 to be equal to 400 pound. ये आपके पास लोड गिवन है. आपने हर मेंबर के, ये जो ट्रस का हर मेंबर है, इसमें फोर्स कितनी डेवलप हो रही है वो डिटरमिन करना है, और साथ साथ हमने जो है वो ये बताना है कि ये मेंबर्स टेंशन में है या कंप्रेशन में है. So, first of all, can you identify any zero force member in this truss?
सर ये मेथड ऑफ जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जी मेथड ऑफ जॉइंट्स ही हमने सॉल्व करना है, लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर जीरो फोर्स मेंबर तो एक ऐसी चीज है ना जो कि आपकी कुछ एनालिसिस को सिंपल कर देती है अगर आप उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लें। लिहाजा मैं पूछ रहा हूँ क्या आप कोई जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें मेरा नहीं क्या कोई है? नो सर। नो, क्योंकि वजह क्या है कि अगर मैं ज्वाइंट ए की बात करूं इस पे भी अप्लाइड लोड आ रहा है, ज्वाइंट बी की बात करूं इस पे भी अप्लाइड लोड आ रहा है, ज्वाइंट डी की बात करूं तो इस पे 4 मेंबर्स लगे हुए हैं, लिहाजा कोई मेंबर भी मेरा उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो कि मैंने इससे पहले पढ़ी थी। लिहाजा इनमें से कोई भी जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी कि कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। अब अगर कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं है सो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय एनालिसिस? कहां किस जॉइंट से स्टार्ट करूं? जॉइंट ए से। पॉइंट ए। Okay, so if I draw the free body diagram of joint A, I am going to write this force as FAB, और चूंकि unknown force है, I am going to assume it is in tension. Then the second force which is acting on this joint is going to be FAD. ये दो अदद forces आपके पास आ गई हैं, एक applied load है. So if you are using the conventional XY coordinate system, आप summation Fx जब लिखेंगे तो कौन सी forces joint A के ऊपर x direction में act कर रही हैं? सर FAB प्लस FAD cos 45. So FAD cos 45 should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, once you are applying summation Fy equal to 0, the forces which are acting along y-axis are minus Sir, FAD negative sin sin 45 45 minus equal to 600. minus 600. ठीक है, ये आपके पास दो अदद फोर्सेस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी जिनको आपने यहाँ लिख लिया। तो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। वंस यू सॉल्व इट, एफ ए डी जो है वो आपके पास आ गई टू बी इक्वल टू minus 848.5 पाउंड, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आपके पास ये कंप्रेशन में आई। इसी तरह आपके पास एफ ए बी जो है दैट कम्स आउट टू बी 600 न्यूटन या 600 पाउंड्स, और आपके पास ये पॉजिटिव आई, इट मींस कि ये टेंशन में होगी। क्लियर है यहाँ तक? इट मींस कि अब मैं अगर थोड़ा सा इन दोनों लिंक्स के हवाले से, जिनके हवाले से मुझे पता चल गया है, मैं एफ ए डी को कंप्रेशन में लिख लूं और एफ ए बी मेरे पास टेंशन में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट जॉइंट जिसके ऊपर मुझे मूव करना चाहिए? बी सर, पॉइंट बी। चलिए पॉइंट बी पे मूव कर गए। तो वंस आई एम मूविंग टू पॉइंट बी, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर आर दिस अननोन फोर्स जिसको मैं ईसी के तौर पे लिख लूं, और इसके अलावा एफ बी डी अगेन अननोन फोर्स है, उसको मैंने अवे फ्रॉम दैट जॉइंट शो कर दिया। व्हाट अबाउट एफ ए बी? वो क्या आई थी स्टेप 1 में? टेंशन आई। टेंशन आई थी। तो टेंशन को आप किस तरह ड्रॉ करते हैं? टुवर्ड्स दैट जॉइंट और अवे फ्रॉम दैट जॉइंट? अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम पॉइंट बी आप शो करेंगे, तो आपने एफ ए बी को टेंशन की वजह से अवे फ्रॉम पॉइंट बी शो कर दिया। एक अदद आपके पास अप्लाइड लोड है। सो वंस आई एम राइटिंग समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन जॉइंट बी, कौन सी फोर्सेस बी डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं? एक्स डायरेक्शन में। सर एफ बी सी माइनस एफ ए बी। एफ बी सी माइनस एफ ए बी शुड बी इक्वल टू 0। इससे आपके पास एफ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ए बी के बराबर, और पॉजिटिव आएगी। इट मींस कि आपके पास टेंशन में आई। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मूविंग टू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। पॉइंट बी के ऊपर वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? माइनस एफ बी डी माइनस 400। माइनस एफ बी डी माइनस 400 should be equal to 0. It means कि आपके पास FBD कितनी आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव कंप्रेशन में होगी। तो नेगेटिव आ गई। इट मींस कि आपके पास ये लिंक BD जो है वो कंप्रेशन में आ गया। सो अब अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम पे थोड़ा सा ये फोर्सेस रब कर लूं और सिर्फ जो लिंक्स मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास BC जो लिंक है ये टेंशन में आया था, तो मैंने यहाँ इसको टेंशन में लिख लिया। BD जो है वो कंप्रेशन में आया था, तो इसके साथ मैंने यहाँ कंप्रेशन लिख लिया। ओके, कौन सा लिंक अभी बचा है जिसकी फोर्सेस अभी मुझे नहीं आइडेंटिफाई हुई? सर पॉइंट डी।
तो CD और DE ये दोनों मेंबर्स में अभी फोर्सेस मुझे नहीं पता चली, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर जॉइंट D। जॉइंट D को जब मैं कंसिडर करूंगा तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, चूंकि DE अननोन है, मैं अज्यूम करूंगा इट इज इन टेंशन, उसको मैंने अवे फ्रॉम D बना लिया। इसी तरह FDC अननोन है, उसको मैंने इसके टेंशन के तौर पे अज्यूम कर लिया। व्हाट अबाउट FBD, ये मैं किस डायरेक्शन में बनाऊंगा? सर ये टुवर्ड्स कंप्रेशन है। चूंकि BD लिंक कंप्रेशन में था, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम पे इसको ड्रॉ करूंगा, इट इज गोइंग टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पॉइंट D। मैं इसको लिख देता हूं FBD। ओके, व्हाट अबाउट FAD? सर ये भी टूवर्ड होगा, ये कंप्रेशन में सर, ये भी कंप्रेशन में, तो इसको मैं जब ड्रॉ कर रहा हूं तो इसको भी मैं टुवर्ड्स D ड्रॉ करूंगा और मैं लिख लूंगा इसको FAD। क्लियर है यहाँ तक फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। Okay, now I'm going to apply the equations of equilibrium starting with summation Fx. What are the forces acting along x direction? It is FDE. इसके अलावा FDC का एक कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट आएगा? सर FDC का सर कॉस कंपोनेंट आएगा, और component FAD का भी कॉस, FAD का भी कॉस कंपोनेंट आएगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा AD का? सर पॉजिटिव होगा। ओके, व्हाट अबाउट समेशन FY? y डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं? सर नेगेटिव FBD। नेगेटिव FBD और सर पॉजिटिव FDC cos 45। Okay, FDC cos 45 with a positive sign, और FAD नेगेटिव sin 45 नेगेटिव with a negative FAD sign। sin 45। ठीक है, तो ये आपके पास तीन फोर्सेस आ गई एंड यू आर गोइंग टू पुट देम इक्वल टू 0। अननोन्स कौन से हैं इन दोनों इक्वेशन में? आखिरी दो ये दोनों इक्वेशन साइन के साथ ही आएंगे। देखें, वो एंगल 45 है तो इट मींस कि ये एंगल भी 45 होगा। तो आप सही कह रहे हैं, कॉस हमने जो y डायरेक्शन में, ऑल्सो अगेन फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम थीटा की टर्म में बात करें तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास साइन की फॉर्म में आना चाहिए रादर देन कॉस की फॉर्म में। ठीक है, तो DC और D दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं। वंस यू आर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ दोस टू अननोन्स। DE भी आपके पास आ गया और DC भी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है?